हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर हम लोग आज सेकंड टॉपिक की ओर सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कल रिस्पायरेशन का वीडियो बना दिया था, तो वैसे ही आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए सही होगा। चलिए, तो हम लोग एक एक करके फिर फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सारे के सारे लोग देखो। तो ये पूरा एनसीईआरटी ही है एक तरीके से। तो मैं एनसीईआरटी मतलब इसको एक रीड भी कर दे रहा हूं और चीजों को समझा भी दूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख भी दूंगा। ठीक है ना। तो चलो देखो, सबसे पहले तुमसे एक सवाल पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यू हैव टू आंसर कि फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस होता है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है ना। फिजियोकेमिकल का मतलब होता है, फिजिकोकेमिकल का मतलब होता है कि यहां पर हमारा फिजिको का मतलब होता है कि यहां पर हमारा फिजिकल लाइट एनर्जी चाहिए, और दूसरा केमिकल प्रोसेस होता है क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। यानी लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में है ना, प्लांट्स जो है वो अपने के लिए फूड बना सकता है, कार्बोहाइड्रेट बना सकता है, जिसमें स्टार्च बना सकता है, सुक्रोज बना सकता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई भी बोले कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो बोलना कि इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, है ना, केवल ये ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को, है ना, और लाइट एनर्जी के मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रहनी चाहिए, याद। फिर ये सब तो आपको एक देखना ही है कि फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एंड अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर द एनर्जी। यानी जितने भी है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अल्टीमेटली अगर देखोगे तो उनको एनर्जी किससे मिल रहा है, सनलाइट से ही मिल रहा है। ठीक है ना। और ये रहा इसका इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को देखना है कि भैया फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला कि दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, है ना। ये आपका सबसे पहला, ये आपको दिमाग में याद रहना चाहिए कि इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू आप सभी लोग जानते हो कि ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ये भी आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सारे एक्सपेरिमेंट्स, तो सबसे जरूरी है एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स से तो सवाल रहेगा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं कि सारे एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूं उसका नाम है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो देखो, वेरीगेटेड में क्या होता है, जैसे आप लोगों को यहां पे दिखा रहा हूं, सारे के सारे लोग अपने स्क्रीन पे देखना। ये एक वेरीगेटेड लीफ है। यानी वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चितकावड़ा। जैसे गाय कैसे होती है, उस पे व्हाइट एंड ब्लैक पैचेस होते हैं। तो ये एक ऐसा लीफ है जिसमें कुछ हिस्सा ग्रीन एरिया है, कुछ हिस्सा येलो एरिया है। ठीक है ना। तो एक ही लीफ में अगर कुछ हिस्सा ग्रीन है, कुछ हिस्सा येलो है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। तो अब इसमें करना क्या होता है, ध्यान से सुनना सारे के सारे लोग। होता यह है कि येलो एरिया का मतलब यहां पर क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं है तो मतलब यहां पे क्या हो गया, क्लोरोसिस। यही होता है ना कि पत्तियां हरी से पीली हो जाती है, क्लोरोसिस, और पीली से काली हो जाती है, नेक्रोसिस। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखो। तो अगर हम बोले कि पत्तियां पीली है मतलब क्लोरोसिस, क्लोरोसिस है मतलब यहां पर क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, और अगर स्टार्च नहीं बनेगा तो ये आयोडीन से रिएक्ट ही नहीं करेगा। नो रिएक्ट टू आयोडीन सॉल्यूशन। क्योंकि अपने दिमाग में आप एक चीज याद रखो, आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म ब्लू ब्लैक कलर कंपाउंड। तो येलो एरिया में आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, स्टार्च ही नहीं बनेगा, और ये किसी भी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि अगर आप ग्रीन एरिया को देखोगे तो ग्रीन एरिया में आपको क्लोरोफिल मिलेगा, ग्रीन एरिया में आपको फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, और स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो सारे के सारे लोग, जो चीजें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। तो देखिए, जो येलो एरिया होगा
वो हमेशा कलरलेस होगा क्योंकि वहां पर स्टार्च बनेगा ही नहीं, और जो एरिया ग्रीन होगा वो स्टार्च पॉजिटिव होगा, और स्टार्च पॉजिटिव को टेस्ट करने के लिए हम लोग उस जगह पे क्या मिलाते हैं, आयोडीन। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है याद। तो सबसे बड़ी बात कि आखिर इस वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था, इसका कंक्लूजन क्या था। तो इसका कंक्लूजन था कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ में ही होता है, केवल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ, और सबसे बड़ी बात लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझना, इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ये सवाल आप लोगों को दिमाग में याद रखना है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसको समझना, देखो आधा लीफ एक ट्यूब के अंदर है या एक जार के अंदर है, और इस जार के अंदर KOH सॉल्यूशन होता है। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। और सुनो, KOH की खासियत होता है कि ये CO2 को पूरे तरीके से क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले पूरा का पूरा, यानी CO2 को ये रिमूव कर देता है। तो जहां पर KOH का सॉल्यूशन होगा, तो ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना सारे के सारे लोग। तो जिसका काम क्या है कि KOH अगर कहीं पर भी आपको दिखा, यानी कॉटन में KOH सोक्ड किया होता है, डाला होता है, तो ये पूरे CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया क्या गया है, ध्यान से सुनना। इस एक्सपेरिमेंट में यह दिखाया गया है कि एक प्लांट है, प्लांट का आधा लीफ एक जार के अंदर है, जार के अंदर KOH का सॉल्यूशन है, KOH पूरे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा क्या होगा, एक्सपोज्ड, यानी ये बाहर होगा। तो जो हिस्सा एक्सपोज्ड होगा वहां पर कार्बन का फिक्सेशन होगा, और कार्बन के फिक्सेशन से, यानी मैं बात कर रहा हूं जो हिस्सा जार के बाहर होगा वो एक्सपोज्ड हिस्सा होगा, वहां कार्बन का फिक्सेशन होगा, वहां पर स्टार्च की सिंथेसिस होगी, और स्टार्च किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन, और फाइनली वहां पर कलर का फॉर्मेशन होगा, ब्लू ब्लैक। लेकिन जो हिस्सा इस जार के अंदर है, तो जार के अंदर KOH का सॉल्यूशन है, और KOH पूरे CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, तो अंदर में कार्बन का फिक्सेशन होगा ही नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि लाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना, लाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ये आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रिस्टली इन 1770। तो याद रखना, ये जोसेफ प्रिस्टली साहब ने कहा था, ध्यान से सभी के सभी लोग देखो, जोसेफ प्रिस्टली साहब ने कहा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, यानी हवा का क्या रोल होता है, एयर का क्या रोल होता है ग्रीन प्लांट्स के ग्रोथ में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच साइंटिस्ट इज गोइंग टू डिस्कवर द ऑक्सीजन, तो आपको बताना है इन्हीं जोसेफ प्रिस्टली का नाम। तो ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद। अब देखो इनके एक्सपेरिमेंट को, ये रैट है, ये माइस है ना, ये अपने दिमाग में याद रखना। तो अगर ये रैट है और इसके बाद ये तुम्हारा कैंडल है, अंदर में ऑक्सीजन होगा, आपको पता है ऑक्सीजन आपको रैट को भी चाहिए, और ये जो कैंडल बर्न हो रहा है इसे भी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तभी उसमें बर्निंग होगी। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। तो धीरे धीरे अंदर का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, खत्म। और अगर ये माइस भी जो है, रैट भी जो है ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, यहां से भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जो आपको रैट है उसको सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगा और कैंडल भी बुझ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने मिंट प्लांट अंदर डाला, क्या डाला, मिंट प्लांट अंदर डाला, तो मिंट प्लांट ने अंदर के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो इससे यह पता चलता है कि जो मिंट प्लांट होता है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि प्लांट इज गोइंग टू कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, और फिर से चीजें क्या हो जाती हैं, पहले जैसी ही हो जाती हैं। तो ये चीजें आप
आपको दिमाग में क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, ये लाइन लिखा है कि प्लांट रीस्टोर द एयर, है ना। तो प्लांट रीस्टोर द एयर मतलब प्लांट ने CO2 लिया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, इनका नाम था जैन इंगेनहाउस। इनका एक्सपेरिमेंट था 1730 से 1799। इन्होंने क्या किया, इसको अपने दिमाग में याद रखना सारे के सारे लोग। इन्होंने क्या किया कि कहा कि एक ही प्लांट को इन्होंने डार्क में रखा और फिर किस में रखा, सनलाइट में रखा। यानी डार्क और सनलाइट दोनों में रखना है, यानी लाइट में भी रखना है, डार्क में भी रखना है। और सबसे बड़ी बात, इस साइंटिस्ट ने कहा कि सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट टू प्यूरिफाई द एयर, यानी सनलाइट बहुत जरूरी है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। तो कैसे प्रूफ किया, तो इसके लिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सारे के सारे लोग देखना। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट को लिया, इधर ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या लिया कि ऐसा प्लांट लिया, सब लोग देखो यहां पर बोर्ड पे जो मैं समझा रहा हूं। इन्होंने क्या लिया, प्लांट लिया, एक प्लांट को किसमें रखा, लाइट में, और एक प्लांट को इसमें किसने रखा, डार्क में। तो लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में आप सभी लोग जानते हो कि वाटर का फोटोलाइसिस होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, और वाटर के फोटोलाइसिस से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। जबकि डार्क रिएक्शन में कोई फोटोलाइसिस नहीं होता है, ना ही डार्क में कोई ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि रात के समय जो होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वाटर का फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन रिलीज होगा। और फोटोलाइसिस मतलब वाटर के ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद। तो याद रखना, लाइट के प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिलीज होगा, और ये ऑक्सीजन किससे रिलीज होगा, वाटर से रिलीज होगा। तो इसने बाद में पता लगाया, इधर देखो, इसने कहा कि केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या बनेगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। और बाद में पता चला वो एयर बबल में ऑक्सीजन गैस था। और जबकि वो ग्रीन प्लांट्स जो डार्क में थे, उनसे कोई भी ऑक्सीजन या कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि ओनली द ग्रीन प्लांट, only the green part of the plant is going to release oxygen in the presence of light। और ये जो आपको एयर बबल दिख रहा है ना, that air bubble is due to the presence of oxygen। ये चीजें अपने दिमाग में आपको क्या रखना है, याद। अब आते हैं जूलियस वॉन सैक। इसको अपने दिमाग में सारे के सारे लोगों को याद रखना है कि जूलियस वॉन सैक ने क्या कहा। तो एक एक करके हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। 1854 में इन्होंने क्या क्या बोला है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपसे कहा गया कि भैया ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहां प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्लांट में, और ग्लूकोज एक पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं। इसको अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर तरह के स्फेरिकल बॉडी में लोकेट होता है, एंड दैट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज गोइंग टू कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। सेकंड पॉइंट ये कहा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में ही होगी, तो इसलिए ग्लूकोज इज ओनली गोइंग टू मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये भी आपको आपके दिमाग में क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको जूलियस वॉन सैक ने 1854 में कहा था। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, ध्यान से सारे के सारे लोग सुनना। तो अब यहां पर आता है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। और टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट कब था, 1843 से 1909। तो सबसे पहले इसने याद रखना, इधर ध्यान से सुनना। तो इसने क्या किया कि एक लाइट लिया, है ना, विजिबल लाइट, अपने दिमाग में याद रखो। उसको उसने प्रिज्म से पास कराया, यानी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाया। तो प्रिज्म से पास करवाने के बाद वहां पर एक ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था क्लैडोफोरा,
ठीक है, और उसी सॉल्यूशन में उसने एरोबिक बैक्टीरिया को भी डाला। तो उसने क्या देखा कि बैक्टीरिया का जो एक्यूमुलेशन होता है ना, वो मेनली ब्लू रीजन पे होता है और रेड रीजन पे होता है। ये चीजें अपने दिमाग पे याद रखना, ब्लू और रेड रीजन पे ही होगा, ग्रीन पे नहीं, क्योंकि जो प्लांट होता है वो ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ग्रीन प्लांट्स कैसे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। और सबसे बड़ी बात, इट वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस होगा, और ये हूबहू रिजेंबल करता था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो ध्यान से सुनो सारे के सारे लोग, देखो इसने क्या किया, इसको अपने दिमाग में याद रखना। इन्होंने क्या किया कि एक सबसे पहला लाइट, दैट लाइट इज गोइंग टू कॉल्ड एज, है ना, मोनोक्रोमैटिक लाइट, इसको इसने प्रिज्म से पास कराया। तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, उसको अपने दिमाग में याद रखना, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, जिसमें से 400 से 500 तक वाला ये ब्लू लाइट होता है और 600 से 700 तक वाला ये रेड लाइट होता है ना, इसको अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। और 500 से 600 ये ग्रीन लाइट होता है। तो देखो इसमें बैक्टीरिया का इसमें एक्यूमुलेशन कहां पे हुआ, यानी 400 से 500 और 600 से 700 पर भी हुआ, यानी इसी जगह पे क्यों हुआ, क्योंकि यही वो वेवलेंथ है, यही वो लाइट है जहां पर ये एल्गी क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। समझ में आया ना, यानी यही वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, 400 से 500, 600 से 700, यानी ब्लू और रेड लाइट, जहां पर ये क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन। और जहां ऑक्सीजन रिलीज होगा वहीं पर पाया जाएगा आपका एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये भी आपको दिमाग में क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, दैट इज द लास्ट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नियस वैन नील का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सारे के सारे लोग सुनना और देखना, आप लोगों को पता चलेगा। तो देखो कॉर्नियस वैन नील ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था, सबसे पहले तो याद रखना, वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और इनका एक्सपेरिमेंट पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे था। देखो हर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा उसको एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। और अगर तुम लोग एक चीज याद रखो कि कॉर्नियस वैन नील का अगर इक्वेशन आता है तो आप लोग यही लिखोगे 2H2A CO2 2A CH2O और H2O लाइट के प्रेजेंस में। दिस इज द इक्वेशन फॉर कॉर्नियस वैन नील, याद रखना, दिस इज द इक्वेशन फॉर कॉर्नियस वैन नील। और एक चीज याद रखना, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्यों ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो आप जानते हो कि जो प्लांट्स होता है वो वाटर को यूज करता है एज एन हाइड्रोजन डोनर, हमेशा याद रखना, यानी जो प्लांट्स होता है उसमें H2 होता है, दैट इज द हाइड्रोजन डोनर, और यही O किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज होकर बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल जाता है। लेकिन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसका बहुत सारा एग्जांपल होता है, क्रोमैटियम होता है, रोडोस्पिरिलियम होता है, तो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये वाटर यूज नहीं करता है, दे आर गोइंग टू यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज एन हाइड्रोजन डोनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया व्हाट दे आर गोइंग टू यूज, सो दे आर गोइंग टू यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज एन हाइड्रोजन डोनर। तो इनके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होंगे, सल्फर या सल्फेट, और जबकि H2O होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड होगा तो इसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होंगे, सल्फर और सल्फेट। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। समझ में आया ना। और ये होता है आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इसको अपने दिमाग में तुमको याद रखना है, दैट इज 6CO2 12H2O C6H12O6 6H2O एंड 6 है ना O2, ये चीजें याद रखना। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, है ना, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और इसके पहले जो मैंने बताया दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज कॉर्नियस वैन नील फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, जो कि इक्वेशन आपका ये रहा, है ना। इस इक्वेशन
रिएक्शन को हम लोग कॉर्नियस वैन नील के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका एक्सपेरिमेंट्स क्या हो जाते हैं, समाप्त। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं, पिगमेंट्स के बारे में बताता हूं क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अब लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पिगमेंट। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में, और उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि फोटोसिंथेसिस साइट्स एंड पिगमेंट्स क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ईडीएस में पढ़ा था, वहां तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल था, लेकिन जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में देखो क्या क्या चीजें होती है। सबसे बड़ी बात कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके पास भी इसका खुद का राइबोसोम होता है 70S, और प्लस इसमें भी आपको सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो केवल कहां पे होता है, ग्रीन लीव्स या अदर जो भी पार्ट जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये क्लोरोप्लास्ट कहां पे पाया जाता है, सो इट इज गोइंग टू प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल अभी डार्क रिएक्शन में भी आने वाला है, इसको अपने दिमाग में याद रखना। और अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट में आपको मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, ये चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। सारे के सारे लोग इधर देखिए, इधर सभी के सभी लोग देखो, यहां पर ये दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे ध्यान से सब लोग देखना। इधर देखो, ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर का आउटर मेम्ब्रेन है, जस्ट आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा। और अगर इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखोगे तो ये क्या होता है, ग्रेना। ये क्या होता है, ये ग्रेना। और इसी ग्रेना के एक मेम्ब्रेन को कहा जाता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसको अपने दिमाग में याद रखना है, क्योंकि उसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, तो अगर आपसे कोई भी पूछे ग्रेना या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, है ना, इसमें हमारा लाइट रिएक्शन होगा, तो अपना दिमाग में फिट करके रखना कि ग्रेना या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसमें लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो अंदर में ये जो फ्लूइड स्ट्रोमा होता है, उस फ्लूइड स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि फ्लूइड स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, तो डार्क रिएक्शन होता है। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। एंड कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स। इसको आपको दिमाग में फिट करके सारे के सारे लोगों को रखना है। और एक चीजें याद रखना कि एक ग्रेना का थैलाकॉइड, एक ग्रेना का थैलाकॉइड दूसरे ग्रेना के थैलाकॉइड से जुड़ा होगा स्ट्रोमल लैमेली। ये भी अभी आगे आने वाला है जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बताएंगे, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना, यानी एक ग्रेना का थैलाकॉइड दूसरे ग्रेना के थैलाकॉइड से स्ट्रोमल लैमेली से जुड़ा होगा, इसको अपने दिमाग में याद रखना है। और हर एक ग्रेना में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको थैलाकॉइड कहते हैं, और इसी थैलाकॉइड में तुम्हारा पिगमेंट्स पाया जाएगा। तो अगर कोई भी पूछे कि ग्रेना, ग्रेना में क्या होता है, थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स, और एक ग्रेना का थैलाकॉइड दूसरे ग्रेना के थैलाकॉइड से जुड़ा होगा स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू, ये आपको दिमाग में क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर, तो इसी के लिए आपसे यहां पर एक लाइन लिखा है, इसको अपने दिमाग में फिट करके सब लोग रखना, सारे के सारे लोग, कि अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि मेम्ब्रेन सिस्टम, तो जैसे मान के चलो अगर यहां पर मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब हो गया थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, कोई भी अगर आपसे पूछा कि मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, तो बोलना थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ही अंदर आपको क्या पाए जाएंगे, पिगमेंट्स पाए जाएंगे। और उन पिगमेंट्स का काम है किसको एब्जॉर्व करना, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करके किसमें कन्वर्ट करना, एटीपी और एनएडीपीएच। हमेशा याद रखना, NADH FADH ये तुम्हारा रिस्पायरेशन में लगता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, लेकिन जहां पर NADPH आ गया तो वो तुम्हारा एनाबॉलिक रिएक्शन में लगता है, और फोटोसिंथेसिस में शुगर की सिंथेसिस होती है, सो दैट इज अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछा मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कौन सा मेम्ब्रेन सिस्टम, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किसको एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी के मदद से क्या बनेगा, एटीपी एंड
NADPH, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो कोई भी पूछेगा लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। पिगमेंट्स कहां पाए जाते हैं, थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन। यही थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, ग्राना बनाते हैं, ठीक है ना, ग्रानम। चलिए अब यहां पर आता है स्ट्रोमा। तो जो जैसे अब सिंपल सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को हम लोग स्ट्रोमा या फ्लूइड स्ट्रोमा कहते हैं। तो याद रखना जो डार्क रिएक्शन होगा जिसमें C3 और C4 साइकिल बताएंगे, समझ में आया ना, रुबिस्को हो गया और सारी चीजें हो गई जो एंजाइम। तो जहां पर कार्बन का फिक्सेशन होता है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि कार्बन के फिक्सेशन से शुगर की जो सिंथेसिस होती है, यानी कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 फिक्स करके हम लोग जैसे ग्लूकोज बनाते हैं, तो कार्बन का फिक्सेशन कहां पे होता है, तो ये आपके दिमाग में याद रखना चाहिए, स्ट्रोमा में होता है। शुगर की सिंथेसिस, स्टार्च की सिंथेसिस कहां पे होती है, स्ट्रोमा में होता है। और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि डार्क रिएक्शन जो होता है उसको डार्क चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिन में नहीं हो सकता। डार्क रिएक्शन को हम लोग डार्क इसीलिए कहते हैं कि दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट reaction, and the product of light reaction is the ATP and NADPH। तो ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना सारे के सारे लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके पास आता है पिगमेंट्स आता है, तो ये इसको अपने दिमाग में याद रखना कि पिगमेंट्स का काम क्या है, तो ये भी हम आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से सारे लोग सुनना। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है कि पिगमेंट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो पिगमेंट्स अपने दिमाग में याद रखना कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस जिसका काम होता है लाइट को क्या करना, एब्जॉर्व करना। और लाइट को एब्जॉर्व करना कैसा, हर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करना, ठीक है ना। तो एक मेथड आप लोगों को 12th के प्रैक्टिकल में आप नहीं कराया गया होगा, उसका नाम होता है क्रोमेटोग्राफी, ऐसे हम लोग कराते हैं CBSE में। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग पालक की पत्तियों से डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना। तो हमको उसको जब सेपरेट किया तो हमको 4 तरह के यहां पर मिले पिगमेंट्स। पहला कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, दैट इज द ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी, दैट इज द येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल, दैट इज द येलो। और कैरोटेनॉइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं येलो टू येलो ऑरेंज। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखोगे। और ये देखो, ये है क्रोमेटोग्राम, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, यहां से हम लोगों ने पिगमेंट को लोड किया, तो पहले क्लोरोफिल बी, फिर क्लोरोफिल ए, फिर ज़ैंथोफिल और फिर कैरोटीन, है ना। ये याद रखना। और लोडिंग कहां से करते हैं, यहां से करते हैं। तो हो सकता है पूछ दिया जाए सबसे कम माइग्रेशन किसका, क्लोरोफिल बी, सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसका, कैरोटीन, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये भी डायग्राम को आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आता है कि मेन पिगमेंट कौन होता है और एसेसरी पिगमेंट कौन होता है। तो ये बड़ा सवाल आता है, इसको अपने दिमाग में तुमको याद रखना है। तो अगर कोई भी पूछता है सारे के सारे लोग देखना, कोई भी पूछेगा कि मेन पिगमेंट कौन सा होता है, तो अगर आपसे मेन पिगमेंट पूछा तो आपको सीधा सवाल का जवाब देना है, दैट इज द क्लोरोफिल ए। यानी क्लोरोफिल ए जो होता है दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज मेन पिगमेंट। तो कोई भी बच्चे पूछे कि विच इज द मेन पिगमेंट, यू हैव टू आंसर दैट इज द क्लोरोफिल ए। और एसेसरी पिगमेंट पूछेगा तो बोलना क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। यानी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, इनको हम लोग एसेसरी पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इसको अपने दिमाग में तुमको क्या रखना है, याद रखना है। यानी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स आर गोइंग टू कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स एंड क्लोरोफिल ए इज गोइंग टू कॉल्ड एज प्राइमरी पिगमेंट और मेन पिगमेंट और चीफ पिगमेंट। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। फिर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर एसेसरी पिगमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे भी काफी एमसीक्यू आते हैं, तो ये भी अपने दिमाग में याद रखना। तो सबसे बड़ी बात, एसेसरी पिगमेंट्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। देखो सिंपल सी बात है कि हर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्लोरोफिल ए तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर केवल क्लोरोफिल ए रहेगा तो वो तो डैमेज हो जाएगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग पिगमेंट्स चाहिए। तो एसेसरी पिगमेंट्स का काम होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना, और सारे के सारे वो लाइट किसे दे देना, क्लोरोफिल ए। क्योंकि क्लोरोफिल ए ही
मेन पिगमेंट होता है जिसके पास काबिलियत होती है एटीपी और एनएडीपीएच बनाने का। ये अपने दिमाग में आपको याद रखना। और एसेसरी पिगमेंट्स का काम होता है क्लोरोफिल ए को डिस्ट्रक्शन होने से बचाना, यानी क्लोरोफिल ए को किससे प्रोटेक्ट करना, फोटो ऑक्सीडेशन से। ये भी आपको दिमाग में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर इधर ध्यान से सुनो, यहां पर आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये आपने दिमाग में याद रखना। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट, याद रखना कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, कौन से है ना, कौन सा पिगमेंट कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कौन सा पिगमेंट कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी को हम लोग दिखाते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। और एक चीज अपने दिमाग में याद रखना, तो अगर देखोगे मेनली तो आपको यहां पर दिखेगा कि ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 400 से 500 नैनोमीटर का है, और इधर जो एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज 600 से 700 नैनोमीटर का है। ये दिमाग में याद रखना, बीच में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं, क्योंकि 500 से 600 ये ग्रीन लाइट होता है। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। तो ग्रीन लाइट पर कोई भी, हमेशा याद रखना, ग्रीन लाइट इज नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब, इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट। तो इसलिए ग्रीन लाइट पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ये केवल कहां पे होता है, ब्लू लाइट, और दूसरा कौन सा होता है, रेड लाइट। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ, और इसी के थ्रू हमको पता चला वो कौन सा लाइट होता है, ब्लू, और वो कौन सा लाइट होता है, रेड। और ये भी पता चला एक्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू। कैसे पता चलता है, तो यहां पर हमको देखना होता है ऑक्सीजन रिलीज। इसके बदले तुम और भी कुछ लिख सकते हो। अगर तुमको यह पता करना है कि कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो हम केवल ऑक्सीजन रिलीज से ही नहीं देख सकते, इसके बदले हम और देख सकते हैं कार्बन फिक्सेशन, और हम लोग इसके बदले देख सकते हैं एनएडीपी का रिडक्शन। ये भी चीज दिमाग में याद रखना। तो इस पैरामीटर के बदले हम लोग कार्बन फिक्सेशन भी चेक कर सकते हैं, एनएडीपी रिडक्शन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ, जितना ज्यादा कार्बन फिक्स हुआ, जितना ज्यादा एनएडीपी का रिडक्शन हुआ, उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। और ये फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस पे होता है, ब्लू लाइट और रेड लाइट। और एक्शन स्पेक्ट्रम किसका होता है, क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट होता है दैट इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखना है, याद। तो ये दूसरा वाला ग्राफ किसके लिए है, क्लोरोफिल ए के लिए है। और तीसरा ये है कि जितना लाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, उतना ही फोटो रेट, उतना ही फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। यानी द लाइट एब्जॉर्प्शन जो होता है, जितना ज्यादा लाइट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, और यानी जिस नैनोमीटर जहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, वहां पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा, जहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, वहां पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा। और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रेड लाइट पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अपने दिमाग पे याद रखना, यानी रेड लाइट पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे ब्लू लाइट, रेड लाइट, तो आप लोग ब्लू लाइट और रेड लाइट लिखोगे। और अगर इसके बदले पूछ दे व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट को ही करना। समझ में आया ना, कि अगर आपसे सवाल पूछे कि ब्लू और रेड, तब तो सही है, लेकिन सारे लाइट्स के बाद अगर लिख दे व्हाइट लाइट, तो आपको ब्लू और रेड को कंसीडर नहीं करना है, व्हाइट को कंसीडर करना है, क्योंकि उसे सारे लाइट्स मिलेंगे। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद रखनी है। तो अगर केवल ब्लू और रेड दे, और ब्लू और रेड में भी सबसे ज्यादा किस में, रेड में होता है, ये चीजें याद रखना। और अगर ब्लू, रेड और एक और व्हाइट दे दे, तो आपको किस पे टिक करना है, व्हाइट पे टिक करना है, क्योंकि उससे आपको सारे लाइट्स मिलेंगे। ठीक है ना, ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद रखनी है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को दिमाग में आता है कि भैया ये फोटो सिस्टम क्या है ना, क्योंकि फोटो सिस्टम, क्योंकि अब कुछ चीजें हम आपको लिख भी देंगे पॉइंट वाइज डिफरेंस, जिससे चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो देखो फोटोसिंथेसिस, अगर फोटो सिस्टम अगर हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, तो इसमें लिखा है कि पिगमेंट्स आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोटो सिस्टम, है ना, कॉल्ड फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो यानी पिगमेंट्स में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। तो अगर आपसे कहेंगे कि पिगमेंट्स आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 फोटो सिस्टम, द फर्स्ट वन इज द फोटो सिस्टम 1, द सेकंड वन इज द फोटो सिस्टम 2। और याद रखना, पहले हमको फोटो सिस्टम 1 मिला, फिर हमको फोटो सिस्टम 2 मिला,
लेकिन काम सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 का होगा, फिर फोटो सिस्टम 1 का होगा। ये तुमको दिमाग में याद रखना है। और हर एक चीज अपने दिमाग में याद रखना कि हर एक फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए के साथ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, और एसेसरी पिगमेंट्स किससे जुड़े होते हैं? प्रोटीन से। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि हर एक फोटो सिस्टम में क्या होगा, क्लोरोफिल ए के साथ एसेसरी पिगमेंट्स, और वो एसेसरी पिगमेंट्स किससे जुड़े होते हैं? प्रोटीन से। ये अपने दिमाग में आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा, देखना। सारे पिगमेंट्स, ऑल पिगमेंट्स, इधर ध्यान से सुनना, ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। याद रखना, ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए इज गोइंग टू फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। याद रखना, है ना, सारे पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए इज गोइंग टू फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग का मतलब कि मैक्सिमम से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करना है, और सारे एब्जॉर्ब, और सबसे बड़ी बात, वो एब्जॉर्ब करके कहां देना है? रिएक्शन सेंटर, क्योंकि रिएक्शन सेंटर पे क्या होता है? क्लोरोफिल ए। हमेशा अपने दिमाग पे याद रखना, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए की ही खासियत होती है कि वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर पाए। तो ये देखो, ये आप लोगों को एनसीईआरटी का लाइन है, फिर मैं इसका डिफरेंस लिखा देता हूं कि फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको P700 बोलते हैं, इसके रिएक्शन सेंटर को। फोटो सिस्टम 2 ये 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? P680। ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है। तो देखो, मैंने दोनों डिफरेंस आपको लिखा देता हूं, सबसे पहले अपने दिमाग में याद रखना, इसको कभी मत भूलना। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं फोटो सिस्टम 1, अपने दिमाग में याद रखना, और दूसरे तरफ मैं लिख दे रहा हूं फोटो सिस्टम 2, ठीक है ना। एक तरफ फोटो सिस्टम 1, एक तरफ फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1, इधर ध्यान से सुनना, इधर इधर एक काम करो, फोटो सिस्टम 1, हाँ, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर रीजन में पाया जाता है। याद रखना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के, अगर कोई भी पूछेगा, सारे के सारे लोग देखो कि ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर रीजन पे पाया जाता है, इसको अपने दिमाग में याद रखना। फोटो सिस्टम 2 ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर रीजन पे पाया जाता है, इसको अपने दिमाग में याद रखना फोटो सिस्टम 2 के बारे में। दूसरा, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 होता है, फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर P680 होता है। ये चीजें अपने दिमाग में तुमको याद रखना है। फोटो सिस्टम 1 में NADPH का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। और फोटो सिस्टम 2 में वाटर का फोटोलाइसिस होता है, और वाटर के फोटोलाइसिस से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो अगर तुमसे कोई भी पूछे कि कौन से फोटो सिस्टम में वाटर का फोटोलाइसिस होता है, तो बोलना फोटो सिस्टम 2। कौन से फोटो सिस्टम में NADPH का फॉर्मेशन होता है, तो बोलना फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर कितना होता है? 700। फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर कितना होता है? 680। ये कहां पे पाया जाता है? आउटर रीजन थैलाकॉइड, और ये कहां पे पाया जाता है? इनर रीजन ऑफ थैलाकॉइड। और अगर पूरा रिएक्शंस देखोगे ना, तो मैं एक तुमको एक समरी टाइप का बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला होता है फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 के बाद होता है फोटो सिस्टम 1। अब इधर ध्यान से सभी के सभी लोग देखना, फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा? H2O से ऑक्सीजन रिलीज। तो अगर हम कहें कि फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन किससे मिला? वाटर से। ऑक्सीजन कहां रिलीज हुआ? फोटो सिस्टम 2 से। तो फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन किससे मिला? वाटर से। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? फोटो सिस्टम 1। तो अगर तुमसे सवाल पूछा कि फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन किससे मिला, तो क्या कहोगे? वाटर। और फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन किससे मिला? फोटो सिस्टम 2 से। और फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है? NADP। और NADP किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH में। तो ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है? याद। तो अगर आपसे कोई भी कहेगा
फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन किससे मिला? ऑक्सीजन। फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन किससे मिला? फोटो सिस्टम 2 से। फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, ये अपने दिमाग में याद रखना, फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है? NADP, और ये NADPH इज द फाइनल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज द फाइनल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। इसको अपने दिमाग में तुमको क्या रखना है? याद, ठीक है ना, क्योंकि यही इसके चैप्टर का मेन समरी है, इस पार्ट का, फोटो सिस्टम का। तो इसको अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, लाइट रिएक्शंस को डिटेल में, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एग्जैक्टली लाइट रिएक्शंस में क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जहां पे कुछ होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अलग से लिख दूंगा। तो देखो सारे के सारे बच्चे लोग, सब लोग यहाँ पे ध्यान लगा करके देखो। कोई भी पूछेगा कि लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल फेज के नाम से भी जानते हैं, और फोटोकेमिकल फेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला अगर आप लोग देखना चाहोगे, तो सबसे पहले इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है ना। सबसे पहला लाइट एब्जॉर्ब होगा, ये स्टेप्स से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन, लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर का स्प्लिटिंग, है ना। और एक चीज याद रखना, वाटर के स्प्लिटिंग में मैग्नीज और क्लोरीन इन्वॉल्वमेंट होता है। ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का था, लेकिन उसको हटा दिया गया। लेकिन ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना कि वाटर अगर स्प्लिटिंग की बात आती है तो उसमें मैग्नीज और क्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अगर वाटर स्प्लिटिंग हुआ तो तीसरा उससे क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। और चौथा सबसे बड़ी बात है ना, क्या फॉर्मेशन होगा? ATP एंड NADPH। इसको अपने दिमाग में तुमको याद रखना है। तो अगर कोई भी पूछेगा कि लाइट रिएक्शन में हमको पर्टिकुलर क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ोगे लाइट का एब्जॉर्प्शन, दूसरा पढ़ोगे वाटर का स्प्लिटिंग, तीसरा पढ़ोगे ऑक्सीजन का रिलीज होना, और चौथा पढ़ोगे कि कैसे ATP और NADPH का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ध्यान से सारे के सारे लोग सुनोगे, इधर सभी के सभी लोग सुनना। यहां पर जो जो NCERT का लाइन है उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। एक चीज याद रखना, सभी लोग देखो, इसको आप लोगों से पूछा जाएगा, इसमें ध्यान से याद रखना। देखो इस डायग्राम को देखो, यानी ये फोटो सिस्टम 2 है। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर पूछा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसको अपने दिमाग में याद रखना। अगर सिंगल वाटर से पूछा है, तो अगर सिंगल वाटर से पूछा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, और ये तुमको क्या मिल गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन गया, देखो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन गया अपहिल, अपहिल से आया डाउनहिल, डाउनहिल से गया फिर अपहिल, और अपहिल से आया फिर डाउनहिल, और क्या फॉर्मेशन हुआ? NADPH। तो यानी कुल मिलाकर के अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन, तो आप बताना H2O इज द डोनर, इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने दिमाग में याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा किसके पास? NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH में। और याद रखना NADPH का फॉर्मेशन कौन से फोटो सिस्टम में होता है? फोटो सिस्टम 1 में होता है। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखोगे सारे के सारे लोग। और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। ये चीजें अपने दिमाग में तुम्हें याद रखना है। तो देखो यहां पर ये दिया हुआ है, जो जो लाइन मैं पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से सारे के सारे लोग समझना। ये रहा फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट। सिंपल सी बात है कि 600 से 700 तक की लाइट जो होती है वो रेड लाइट होती है। तो रेड लाइट भी कितने नैनोमीटर का? 680 नैनोमीटर्स का, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक्साइटेड। एक्साइटेड होकर के किसके पास चले जाएंगे? एक्सेप्टर के पास जाएंगे। तो जो भी एक्सेप्टर फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन है, उसके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ी बात, वही इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर उसको पास किसको कर देगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में क्या होते हैं? साइटोक्रोम। कौन से साइटोक्रोम? साइटोक्रोम B6F। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये डाउनहिल होता है इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो देखो रेडॉक्स पोटेंशियल अगर तुम लोग पढ़ोगे तो रेडॉक्स पोटेंशियल को कहा जाता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से होता है? हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल, है ना। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। हाई रेडॉक्स मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज होने की क्षमता, और लो रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होने की क्षमता। तो देयरफॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फ्रॉम डाउनहिल फ्रॉम हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल। और फाइनली इलेक्ट्रॉन फोटो
सिस्टम 2 से किसके पास आता है, फोटो सिस्टम 1 के पास आता है। और एक चीज याद रखना, फोटो सिस्टम 1 भी रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कितने नैनोमीटर का करता है, 700 नैनोमीटर का करता है। इसीलिए इसके रिएक्शन सेंटर भी क्या होते हैं, P700 होते हैं। ठीक है ना, ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, तो इसमें ऐसा होता है, इधर 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 ध्यान से सुनना, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, लो रेडॉक्स पोटेंशियल, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, फाइनली लो रेडॉक्स पोटेंशियल, और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाता है, NADPH। तो याद रखना, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, फायर डाउनहिल होगा, और यही NADP जो फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। इसको अपने दिमाग में याद रखोगे। और अगर आपसे कोई भी बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, सभी के सभी लोग देखना, जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में होता है। फाइनली याद रखना, फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन किससे मिला, H2O से। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1, और ये फाइनली डाउनहिल कहां पहुंचेगा, NADP, और NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। और ये जिगजैग शेप का होता है, इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, Z स्कीम के नाम से जानते हैं। इसको अपने दिमाग में आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये तो आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती हैं। क्योंकि देखो एक चीज याद रखना कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया ये फोटो सिस्टम 2 के पास होता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि वाटर के स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कौन से फोटो सिस्टम के पास होता है, तो बोलना फोटो सिस्टम 2 के पास होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि फोटो सिस्टम 2 कहां पे पाया जाता है, मैंने पहले ही लिख दिया था, इनर साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और फोटो सिस्टम 2 को कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कौन करता रहता है, वाटर के स्प्लिटिंग से। तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोटो सिस्टम 2 को कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता रहता है, तो तुम बोलना वाटर स्प्लिटिंग से मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कौन से फोटो सिस्टम में होता है, फोटो सिस्टम 2 कहां पे पाया जाता है, इनर साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये अपने दिमाग में याद रखना। और सबसे बड़ी बात, 2H2O से अगर एक वाटर से पूछा तो वाटर इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू H+ है ना, मतलब 2H+ और उसके बाद ये ऑक्सीजन, और फाइनली क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से 4H+ O2 और 4 इलेक्ट्रॉन, ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद रखनी है। एक वाटर या 2 वाटर से पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा सर बताइए। तो देखो 3 चीजें अपने दिमाग में याद रखना। सबसे पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो कल मैंने तुमको बताया था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में होता है और क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलाइसिस में कहां पे होता है, 7th और 10th स्टेप में होता है। क्रेब्स साइकिल में कहां पे होता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड बनता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP या ATP बनता है। तो ये 2 जगह है, मतलब 3 जगह देखा जाए, 2 जगह ग्लाइकोलाइसिस में, एक जगह क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है, तो उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। लेकिन अगर यही प्लांट में होगा तो प्लांट में इसको लाइट के प्रेजेंस में होता है, सो दैट इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ ATP, तो सिंथेसिस ऑफ ATP और माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ATP का सिंथेसिस अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होगा तो उसको फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। लेकिन अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन तब कहेंगे जब ATP का फॉर्मेशन ADP से क्लोरोप्लास्ट में होगा, लाइट के प्रेजेंस में। तो वही चीज मैंने बताया कि अगर लाइट के प्रेजेंस में ATP का सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो उसी को हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, फोटोफॉस्फोराइलेशन कितने तरीके का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो दोनों के ही बारे में हम आपको एक पॉइंट में डिस्कस कर देते हैं, इसको अपने दिमाग में याद रखना। सभी के सभी लोग देखना, साइक्लिक और दूसरा जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो कहां पे होगा, नॉन साइक्लिक। तो आप सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में याद रखो, जो जो पॉइंट्स मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूं कि नॉन साइक्लिक में याद रखना दोनों फोटो सिस्टम होंगे, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों ही प्रेजेंट होंगे। और जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो ये कैसा स्कीम होगा,
Z स्कीम होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे ना, तो यहां पर ATP का भी फॉर्मेशन होगा, यहां पर NADPH का भी फॉर्मेशन होगा, यहां पर वाटर का भी स्प्लिटिंग होगा, और यहां पर ऑक्सीजन का भी क्या होगा, रिलीज। और सबसे बड़ी बात, यहां पर इलेक्ट्रॉन आर नॉट रिसाइकल बैक, इलेक्ट्रॉन आर नॉट रिसाइकल बैक, यानी इलेक्ट्रॉन की रिसाइकलिंग यहां पे नहीं होती है। अगर ये कैसा फॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक। और सबसे बड़ी बात, नॉन साइक्लिक होता कहां पर है, तो इसको अपने दिमाग में याद रखना, कौन से मेम्ब्रेन में होगा, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। याद रखना कि नॉन साइक्लिक कहां पे होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपने दिमाग में याद रखना कि अगर कोई भी पूछता है नॉन साइक्लिक के बारे में, तो एटलीस्ट तुम बताओ कि दोनों फोटो सिस्टम पाए जाएंगे, जेट स्कीम होगा, एटीपी भी बनेगा, एनएडीपीएच भी बनेगा, वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज भी होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की रिसाइकलिंग बैक नहीं होती है, क्योंकि वो एनएडीपी के पास चला जाता है और एनएडीपी एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉन साइक्लिक कहां पे होगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। लेकिन अगर साइक्लिक की अगर तुम बात करोगे, ध्यान से देखना, तो साइक्लिक की खासियत है कि सबसे पहला ये कहां पे होगा, स्ट्रोमल लैमेली में होगा। इसमें अपने दिमाग में याद रखना। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रोमल लैमेली में है ना, साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। इसको अपने दिमाग में याद रखना, केवल फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा, और केवल यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एनएडीपीएच का फॉर्मेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता है। और एक चीज अपने दिमाग में याद रख लेना कि स्ट्रोमल लैमेली में दो चीजें नहीं पाई जाएंगी। सबसे पहला, एनएडीपी रिडक्टेज, ये एब्सेंट होगा, और दूसरा फोटो सिस्टम 2, ये दोनों के दोनों ही एब्सेंट होंगे। तो याद रखना, अगर कोई भी पूछा साइक्लिक, तो याद रखना स्ट्रोमल लैमेली में होगा, केवल फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रोमल लैमेली में एनएडीपी रिडक्टेज एंड फोटो सिस्टम 2 इज गोइंग टू बी एब्सेंट। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में याद करके रखना। नेक्स्ट देखो, इधर एक चीज याद रखना, ठीक है ना, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में एक चीज अपने दिमाग में केवल याद रखना कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब होगा जब वेवलेंथ 680 से ज्यादा होगा, यानी लगभग 700 के अप्रॉक्स होगा, क्योंकि 680 तक तो फोटो सिस्टम 2 का होता है। तो अगर बियॉन्ड 680 होगा तो समझ जाना इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये भी एक पॉइंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऐड कर देना कि जब वेवलेंथ इज गोइंग टू बियॉन्ड 680, देन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन is going to take place। और साइक्लिक में केवल किसका सिंथेसिस होगा, एटीपी। कौन से फोटो सिस्टम होंगे, केवल फोटो सिस्टम 1। चल, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इससे सवाल भी रहेगा, तो इसको ध्यान से देखना तुम सारे के सारे लोग। देखो, तो अब मैं आपको बताता हूं कीमियो ऑस्मोटिक। तो एक चीज अपने दिमाग में याद रखना, ऑस्मोसिस पढ़ा है, तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पे केमी है, तो केमी का मतलब यहां पे H+ आ जाएगा। सो मूवमेंट ऑफ H+ फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी लागू होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी लागू होता है ना। पीटर मिचेल ने इसको दिया था, तो उसके बारे में वो तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे कि कीमियोस्मोटिक मॉडल क्या कहता है। तो मैं पूरा डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले समझना कि इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि कीमियोस्मोटिक मॉडल आखिर दिया क्यों गया, तो बताना कि इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ द एटीपी सिंथेसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कीमियोस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ आयन, भाई कौन सा आयन, तो H+ आयन, मूवमेंट ऑफ H+ आयन अक्रॉस द सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये दो ही जगह होता है, एक जगह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये अपने दिमाग में क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना कि केमियोस्मोसिस के लिए हमको सबसे पहला क्या चाहिए। तो सबसे पहला हमको चाहिए एक मेम्ब्रेन, इसको अपने दिमाग में याद रखना। दूसरा हमको चाहिए एक प्रोटॉन पंप, ये अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। तीसरा हमको चाहिए एक प्रोटॉन ग्रेडियंट
ठीक है ना, ये अपने दिमाग में याद रखना। और हमको क्या चाहिए होता है, एटीपी सिंथेस। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपसे कोई भी पूछे कि केमियोऑस्मोसिस के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, फॉर केमियोऑस्मोसिस वी नीड ए मेम्ब्रेन, हमको क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन पंप, हमको क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और हमको एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। ये अपने दिमाग में याद रखो। नेक्स्ट, वाटर का स्प्लिटिंग कहां पे होता है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे ही पाया जाता है। और प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन कहां पे होता है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड्स में। तो चलो अब इसी रिएक्शन को हम आपको पूरा का पूरा समझाते हैं, ध्यान से सुनना। सब सारे के सारे लोग इसी रिएक्शन को समझो। देखो, एक चीज याद रखना, यहां पर आपको दिख रहा है वाटर, तो वाटर इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, और दूसरा NADP इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। और ये कहां पे हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, तो बोलना वाटर से हो रहा है NADP। और पहला कौन सा, फोटोसिस्टम 2, फिर कौन सा, फोटोसिस्टम 1, इसको अपने दिमाग में याद रखो। देखो, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि वाटर के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकला, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन गया फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 2 के बाद आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, इधर ध्यान से सुनना, कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का जिक्र नहीं किया है कि उसका नाम क्या होता है। उसका नाम याद रखना, फियोफाइटीन। उसका नाम याद रखना, क्या होता है, फियोफाइटीन। ठीक है ना। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछेगा कि ये कहां पाया जाता है, तो बोलना ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड में पाया जाता है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के कहां पाया जाता है, आउटर साइड में। तो देखो बच्चे, क्या होता है, इधर ध्यान से सुनना, सारे के सारे लोग इस डायग्राम को देखना, कि जैसे ही वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, तो सबसे पहले मुझे बताओ, वाटर के ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो ऑक्सीजन कहां रिलीज होगा, ल्यूमेन। अब यहां से चला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास गया, फियोफाइटीन। फियोफाइटीन से किसके पास गया, प्लास्टोक्विनॉन, फिर साइटोक्रोम B6F होते हुए, याद रखना साइटोक्रोम, इधर ध्यान से सारे के सारे लोग सुनोगे, साइटोक्रोम B6F होते हुए प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 से फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन की खासियत होती है ये आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। तो अगर कोई भी पूछा कि फेरोडॉक्सिन कौन सा प्रोटीन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन, और फाइनली ये किसके पास गया, NADP। NADP किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH। तो सबसे पहला सवाल इसमें पूछेगा कि वाटर का स्प्लिटिंग कहां हुआ, तो बोलना कि फोटोसिस्टम 2। कहां हुआ, इनसाइड की आउटसाइड, तो बोलोगे इनसाइड। ऑक्सीजन कहां रिलीज होगा, तो बोलना ल्यूमेन में। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो कौन सा होता है, फियोफाइटीन। फियोफाइटीन कहां पे पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन। फिर कौन सा होता है, प्लास्टोसाइन, प्लास्टोक्विनॉन। अच्छा सुनो, प्लास्टोक्विनॉन के बारे में कहा गया है कि ये हाइड्रोजन कैरियर है, H+ कैरियर। तो ये हाइड्रोजन को कहां से उठाएगा, स्ट्रोमा, और कहां भर देगा, ल्यूमेन में। तो याद रखना, प्लास्टोक्विनॉन इज ए हाइड्रोजन कैरियर दैट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। इसीलिए ल्यूमेन के अंदर H+ ज्यादा होगा, स्ट्रोमा में H+ कम होगा। इसको अपने दिमाग में याद रखना, सारे के सारे बच्चे लोग, जो मैंने आपको बताया। तो अगर तुमसे कोई भी कहेगा कि प्लास्टोक्विनॉन इज ए हाइड्रोजन कैरियर दैट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे इसमें सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कहां पाया जाता है, थैलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन में। प्लास्टोसाइनिन कहां पाया जाता है, थैलाकॉइड के इनसाइड, इनर मेम्ब्रेन में। ये चीजें याद रखना। NADPH का फॉर्मेशन कहां पे होता है, स्ट्रोमा में। इधर देखो बाहर हो रहा है। ATP का भी फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, स्ट्रोमा में। H+ का एक्यूमुलेशन कहां हो रहा है, ल्यूमेन में। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है बच्चे, याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, इसको अपने दिमाग में याद रखना सारे के सारे लोग, कि अगर H+ अंदर ल्यूमेन में जमा हो गया तो ये बाहर आने को देखेगा। तो बाहर आने के देखने के लिए एक चैनल होता है, उस चैनल का नाम होता है CF0। CF0 को कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। यानी इसी चैनल के थ्रू H+ बाहर आएगा, इसी चैनल के थ्रू H+ बाहर आएगा। और CF1 जिसको कहा जाता है दुनिया
दुनिया का सबसे छोटा मॉलिक्यूलर मोटर। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग एटीपी सिंथेस कहते हैं और यही एंजाइम एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो हमेशा याद रखना कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा वहां पर भी प्रोटॉन की पंपिंग होगी और प्रोटॉन के पंपिंग के कारण एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कीमियोस्मोसिस। तो अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अपने दिमाग में याद रखना। दूसरा सबसे बड़ी बात, एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम कहां पे पाया जाता है? स्ट्रोमल साइड में पाया जाता है कि ल्यूमेन साइड में? तो तुम क्या बोलना? स्ट्रोमल साइड्स में पाए जाते हैं NADP रिडक्टेज, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि यही प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने से किसका सिंथेसिस होगा? एटीपी का सिंथेसिस। कौन से एंजाइम के थ्रू? एटीपी सिंथेज। और एक चीज याद रखना कि अगर कोई भी पूछेगा कि स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स क्या होते हैं तो बोलना डिक्रीज, और ल्यूमेन में प्रोटॉन का क्या होता है? एक्यूमुलेशन, यानी ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं जिसके कारण क्या बन जाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और अगर H प्लस अंदर एक्यूमुलेट हो गया तो ल्यूमेन का पीएच कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएच का डिफिनेशन ही पढ़ते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना हाइड्रोजन H प्लस बढ़ेगा उतना ल्यूमेन का पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है बच्चे? याद रखनी है। और फाइनली अगर तुम लोग इसमें देखोगे कि एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, CF0। ये क्या होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, यानी कुल मिलाकर के ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। और CF1 का ही काम है कि ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन करो और इसी के अंदर वो एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज, जिससे एनर्जी या एटीपी का क्या होता है? बोलिए, फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है। तो इतना ही है लाइट रिएक्शन में जो आपको पढ़ना है। तो लाइट रिएक्शन का आपका एक वीडियो होगा और दूसरा वीडियो आपका डार्क रिएक्शन का होगा। डार्क रिएक्शन हम आपको मैक्सिमम बोर्ड पे ही समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो रिएक्शंस है, ठीक है ना। तो चलिए, यहां पे लाइट रिएक्शन आपका समाप्त होता है।